हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, CHL हॉस्पिटल इंदौर से बोल रहा हूँ। वैसे पहले भी मेरी आप लोगों से कई बार इंटरेक्शन हुई है, बट ये CHL हॉस्पिटल का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम आम लोगों तक उनके इंटरेस्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको लेके उनको जागरूक करने का, एजुकेट करने का एक कार्यक्रम चलाते हैं। उसी के अंतर्गत हमने ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका हमारा आज का विषय जो है वो है घुटने की बीमारियां एवं इलाज। मैं अपना मोस्ट ऑफ दी टॉक जो है या इंटरेक्शन जो है वो हिंदी में करूँगा, राष्ट्रभाषा में, ताकि हम सब कॉमन लोग जो है वो इसको देख सके, समझ सके। और मैं कोई बहुत बड़ी टेक्निकल बातें नहीं करूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें रखूँगा, कॉमन चीज़ें जो कि आप सब लोगों को समझ में आ सके और आप सब लोग मेरे से उन चीज़ों को लेके इंटरेक्ट भी कर सके। ये मोनोलॉग नहीं होगा, इट विल बी ए डायलॉग। आपके और मेरे बीच एक संवाद होगा, क्योंकि ये एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, घुटने की बीमारियां और दर्द जो है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस कन्वर्सेशन का, इस टॉक का पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं और इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यदि हम लोग ये देखें कि एक घुटने का जो जोड़ है वो कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, तो फिर उससे उसकी जो बीमारियां हैं या उसके दर्द के जो कारण हैं उनको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। तो घुटना जो है बॉडी का एक लार्जेस्ट जॉइंट है, सबसे बड़ा जॉइंट है, जिसमें जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी जो है वो आपस में मिलते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। और घुटने में सिर्फ एक ही एक्सिस में मूवमेंट होता है, आगे एवं पीछे की तरफ। इसमें कोई रोटेशन और दूसरे मूवमेंट नहीं होते हैं। तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारे शरीर का जो वज़न होता है, बॉडी वेट जो होता है, वो घुटने के सेंटर से जो है होते हुए धरती के अंदर जाता है और उसकी वजह से हम जो है धरती से कनेक्टेड रहते हैं। तो जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती है जांघों की, वो उसको कंट्रोल करती है। वो एक मोटर का काम करती है जो घुटने को स्टेबलाइज करता है। और इस घुटने को जो स्टेबलाइज करने के लिए जो प्राइमरी रिस्ट्रेन होते हैं वो दोनों साइड्स में लिगामेंट्स होते हैं, जिनको हम कोलेट्रल्स और क्रूशिएट लिगामेंट्स बोलते हैं। अब ये जो घुटने की जो हड्डियाँ होती है जांघ की और पैर की, उनके सरफेस के ऊपर एक शॉकअप होता है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ये हमारे खड़े रहने, उठने, बैठने के, बॉडी के सारे मूवमेंट्स के शॉक्स को, स्ट्रेस को, स्ट्रेन को एब्जॉर्ब करता है सारे, ताकि उन हड्डियों के ऊपर लोड नहीं आए और हड्डियाँ आपस में रगड़ाए नहीं और घिसे नहीं। तो ये एक सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि घुटने के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एनाटॉमी से रिलेटेड है। अब ऐसा क्या हुआ है पिछले 10-15 साल में, 20 साल में, कि घुटने का दर्द जो है वो इतना कॉमन हो गया है कि हर आम आदमी, किसी भी एज ग्रुप में हो, यंग हो, मिडिल एज हो, ओल्ड एज हो, उनकी ये कंप्लेंट होती है कि घुटना जो है हमारा बहुत दर्द कर रहा है, हम चल नहीं सकते, हम उठ बैठ नहीं सकते, हम चढ़ाव नहीं चढ़ सकते, हम खेल नहीं सकते, हम ज़्यादा समय ऑफिस में बैठते हैं तो जैसे ही उठ के खड़े होते हैं घुटना जो है हमारा वो दर्द करने लग जाता है। तो ये जो कंप्लेंट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रही है। तो इसके क्या कारण है, जो कॉमन कॉजेस है, जो आम आदमी को अफेक्ट करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ जनरल बातें जो है वो आपसे करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो भी कारण है इसके घुटने की, ये सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, ये एक तरफ का मैं सिर्फ भाषण वाला काम नहीं है। तो जो भी आपके सवाल रहेंगे वो मैं लेता जाऊंगा। एक सवाल आया है जैसे कि जीवन शैली में क्या बदलाव आया है जिसकी वजह से ये दर्द, घुटने बदलने के बाद क्या जीवन शैली में बदलाव होता है। घुटने बदलने का एक अलग टॉपिक है, बट फिर भी किसी ने पूछा है तो मैं जवाब दे देता हूँ कि घुटने बदलने का ऑपरेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि नी पेन इतना कॉमन हो चुका है आजकल कि कभी न कभी जो है वो कि ओल्ड एज में स्पेशली या मिडिल एज में यदि किसी को आर्थराइटिस है तो घुटना उनको बदलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बता रहा था कि घुटने के जो फंक्शंस है वो कैसे करते हैं,
तो जो घुटने के जो हड्डियां हैं उनके ऊपर जो एक कार्टिलेज होता है जिसको हम हाइलाइन कार्टिलेज बोलते हैं, वो शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। तो घुटने की जितनी भी बीमारियां हैं और जो दर्द हैं उसमें इन शॉकअप का या कार्टिलेज का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा एक जो रोल होता है वो लिगामेंट्स का होता है, और फिर सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है मसल्स के पावर का, टोन का, स्ट्रेंथ का। जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल हुई है पिछले 15-20 साल में, हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेडेंट्री हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं, तो हमारी मसल्स काफ़ी वीक हो गई हैं, तो चलने फिरने में वो हमारे जोड़ों को सपोर्ट नहीं करती है, और हमारा जो बॉडी वेट है वो हमारे जॉइंट में एब्जॉर्ब होने के बजाय जॉइंट उसको बेयर करने लगता है, और उससे उसका वेयर टियर चालू हो जाता है कार्टिलेज का। जैसे सिर के बाल उड़ जाते हैं तो पेचेस में वहाँ बाल्डनेस हो जाती है, वैसे ही जो जॉइंट का जो सरफेस होता है वो भी धीरे धीरे जो है घिसने लगता है, और उसमें पेचेस में जो है बाल्डनेस आने लग जाती है, जिसको हम लोग टेक्निकली ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं। कुछ सवाल आते जा रहे हैं, बीच बीच में मैं वो भी लूँगा क्योंकि काफ़ी सवाल हैं, उनको भी लेना ज़रूरी है। जैसे किसी ने पूछा है कि डॉक्टरों को कब देखना चाहिए मुझे। यदि आपके घुटने में दर्द है तो पहली फुर्सत में आपको किसी भी अपने एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए कि भाई उसका कारण क्या है, क्योंकि घुटने के दर्द का कारण जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन किलर या कोई नी बेल्ट लगा लेना या कोई मल्लम लगा लेना या कोई किसी भी प्रकार की फिजियोथेरेपी करा लेना या कोई इंजेक्शन लगा लेना, या बहुत सारे ऐसे आजकल ड्रग्स प्रोपोगेट होते हैं मार्केट में जिनको हम कार्टिलेज रीजनरेटिंग मेडिसिन्स बोलते हैं, जिसका पर्पस जो है वो ये बताया जाता है कि कार्टिलेज जो है उसको बनाने के लिए कुछ मेडिसिन्स आती है। अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन्स आई नहीं है जिससे कि कार्टिलेज रीजनरेट हो सके, यानी फिर से बन सके। जैसे बाल्डनेस होती है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला जाता है कि ये करेंगे तो बाल आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वैसे ही इसके लिए भी है, ऐसी कोई दवाई नहीं आती है। तो ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्राइटिन, डाइसेरिन, ऐसे बहुत सारी टाइप की दवाइयाँ आती है जो कई सालों तक जो है वो पेशेंट्स खाते हैं, लेकिन उससे उनको रिलीफ नहीं होता है क्योंकि कोई कार्टिलेज उससे रीजनरेट नहीं होता है। तो एक सवाल और आया है, यदि घुटने में आर्थराइटिस है तो क्या उन्हें नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है? तो ऐसा नहीं है। अब आर्थराइटिस एक बहुत जनरल टर्म है जिसका मतलब है कि नी में पेन है। अब ये जो आर्थराइटिस की हम बात करते हैं ये लिटरेचर में 110 टाइप की डिस्क्राइब की हुई है, बट जो हम सबसे कॉमन आर्थराइटिस जिसको हम डील करते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं या डीजनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं, उसके अंदर जब तक कि वो डिसेबलिंग नी पेन नहीं हो, मतलब आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, रोज़मर्रा के जो कामकाज आप करते हैं वो यदि अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो नी रिप्लेसमेंट एक मेजर सर्जरी होती है, उससे अपन बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसी मॉडलिटीज़ है, ऐसे बहुत सारे उपचार हैं मैं जिनके बारे में आपको कोशिश करूंगा बताने की, यदि समय ने परमिट किया तो, कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम बहुत जल्दी कोई नी रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं सोचे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारी दिनचर्या। तो जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मतलब हम दिन भर बैठे रहते हैं कंप्यूटर्स पे, टीवी पे या मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या लॉन्ग वर्किंग ऑफिसेस होते हैं, ट्रेवलिंग होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस मेट्रोज़ में, तो ये सब चीज़ें जो रहती है इससे ओबेसिटी बढ़ती है, और बैठने से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से हमारे जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी वीक होने लगते हैं। जब मसल्स वीक होते हैं तो वो हमारे जॉइंट का एक डायनामिक सपोर्ट है, मोटर है, वो जॉइंट हमारे अनसपोर्टेड हो जाते हैं। जब वो जॉइंट अनसपोर्टेड हो जाएंगे तो वो जॉइंट बहुत जल्दी घिसेंगे। जैसे किसी भी गाड़ी के टायर में यदि हवा कम ज़्यादा होती है तो उससे उस व्हीकल का परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, वैसे ही हमारे घुटने के जो जोड़ होते हैं उसकी जो मांसपेशियां हैं वो उसकी मोटर है, सब कुछ वो है। सेकंड लिगामेंट होते हैं और थर्ड कार्टिलेज होता है। तो इनकी गुड हेल्थ, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो नंबर 1 जैसा कि मैंने बताया, एक तो वजन पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हमारी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होने से क्या होता है कि हमारे बॉडी वेट से अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्ट करने से हमारी जो मसल्स होती हैं वो डायनामिकली लोडेड होती है, उसमें टोन होता है और वो हमारे जॉइंट को सपोर्ट करती है। यदि वो हमारे जॉइंट को सपोर्ट करेगी तो उसका वेयर टियर या घिसना जिसको हम बोलते हैं वो कम होता है और उसका डैमेज कम हो जाता है और उस जॉइंट की लाइफ बढ़ जाती है। जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन के लिए ऑयल होता है जो कि नेचुरल वे में अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उससे सिक्रीट होता है, वो हमेशा सिक्रीट होता है। कई बार डॉक्टर्स या पेशेंट्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो जॉइंट सूख गया है, उसमें ऑयल बनना बंद हो गया है, तो ऑयल के इंजेक्शन जिसको हम लोग विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं
उससे वो जो है ऑयल वापस से डाल देते हैं तो जॉइंट नॉर्मली काम करने लगता है। ये एब्सोल्यूट मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जॉइंट के जो ऑयल जो है वो नेचुरली सिक्रीट होता है, नेचर उसको टिल द एंड ऑफ द लाइफ सिक्रीट करता है। पर ऑयल के इंजेक्शन बहुत ही एल्डरली डेबिलिटेटेड पेशेंट्स जो होते हैं, जिसके के अंदर वो चल फिर नहीं पा रहा है, बिस्तर में लेटा हुआ, उसको यदि हम डाल देते हैं तो जॉइंट के सरफेस को कोट कर देता है और उससे उस जॉइंट का पेन कम हो जाता है। बस उसका इतना ही रोल है। कार्टिलेज रीजनरेटिंग मेडिसिन का भी मैंने आपको बताया, उसका कोई रोल नहीं होता है। पेन किलर का जहाँ तक सवाल है, उससे सिर्फ पेन कम होता है, बीमारी ठीक नहीं होती है। तो हम लोग ये कभी भी कतई ये नहीं सोचे कि ऐसी कोई दवाई आती है जिससे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए या बीमारी ठीक हो जाए। अनलेस आर्थराइटिस गठियाबाई जो होती है उसमें ज़रूर कुछ दवाइयाँ काम करती है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी और कुछ सवाल आए हैं। व्हाट मेक्स, हाँ, एक आया है कि घुटने का दर्द किस वजह से बढ़ता है और किस वजह से कम होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि हम एक्टिव रहते हैं तो हमारे मसल्स जो होते हैं उसमें टोन होता है, वो जॉइंट को सपोर्ट करती है, उससे पेन कम होता है। यदि मसल्स वीक है तो लिगामेंट पे स्ट्रेन आता है, कार्टिलेज पे स्ट्रेन आता है और वो पेन करते हैं। अब घुटने में सूजन के लिए एक सवाल आया है, तो सूजन का जो एक सबसे कॉमन कारण होता है जिसको मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहता हूँ, उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। जो नी कैप होता है वो घुटने का सामने वाला तीसरा एक जोड़ होता है घुटने का। दो जोड़ होते हैं घुटने में, एक अंदर एक बाहर और एक सामने नी कैप, जिसको हम फेमोरोपेटेलर जॉइंट बोलते हैं। ये जो नी कैप होती है ये हमारे घुटने की मेन लगाम होती है घुटने के सामने। यदि वो नीचे वाली हड्डी के ऊपर यदि घिस रही है तो वहाँ पे कार्टिलेज के ऊपर एक लीजन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, और वो घुटने में सूजन का सबसे मोटा कारण होता है। और उसके लिए एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम घुटने को सीधा रखते हैं, घुटने की कटोरी को टाइट करते हैं और लूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज होती है इसके अंदर घुटना सीधा रखते हुए हम उसको टाइट और लूज करने का एक्सरसाइज करते हैं। और ये कई बार हम 2-2, 4-4 मिनट करते हैं, उससे आराम नहीं होता है। कम से कम 10-10 मिनट दिन में 2 बार या 3 बार करें यदि घुटने को सीधा रख के टाइट लूज करने का अभ्यास, तो उससे घुटने में काफ़ी ताकत आती है, मसल्स घुटने को सपोर्ट करती है और वो घुटना जो है उसकी लाइफ बढ़ती है। तो ये जो घुटने में सूजन का एक जो मेन कारण था वो यही था। एक और सवाल है कि मैं कई घंटों लंबे समय तक जो है बैठता हूँ, ये शिवानी जोशी जी ने पूछा है, तो क्या मेरे घुटने जो है वो फ्रीज हो गए हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है इनका, क्योंकि वो फ्रीज जैसा ही लगता है और घुटने में उनके दर्द भी होता है, तो उसको फ्रीज भी बोल सकते हैं अपन, जैसे शोल्डर में होता है, फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। यदि घुटना यदि हमारा जाम हो जाता है तो फ्रीज जैसी ही फीलिंग होती है, और जब घुटने का दर्द काफ़ी इनकेपेसिटेटिंग होता है तो वो सच में एक फ्रोजन जैसा ही फीलिंग होता है। पर जैसा कि मैंने बताया कि एक कॉन्सेप्ट होता है हेल्थ ब्रेक का। यदि हम लोग लॉन्ग वर्किंग आवर्स है तो कंटिन्यूस ऑफिस में लगातार कंप्यूटर पे जो लोग काम करते हैं, ऑफिस में अधिकतर लोग करते हैं, उनके लिए सलाह है कि हेल्थ ब्रेक का एक कंसेप्ट है जिसमें हम हर 1-1.5 घंटे में उठ के और हेल्थ ब्रेक लें। मतलब उठ के 2-4 मिनट टहल लें, वॉशरूम जाके आ जाएं, पानी पी लें, थोड़ा स्ट्रेच कर लें, तो उससे हमारे बॉडी का पोस्चर जो है, कमर का, गर्दन का, घुटने का, सारी मसल्स बॉडी वेट से वापस से लोड हो जाती है डायनामिकली। तो जो लंबे समय तक बैठे रहने से जो नुकसान होते हैं हमको, वो नुकसान से हम लोग बच सकते हैं। मसल टोन जो है वो हमारी बिल्डअप हो जाती है। और लगातार बैठे रहने से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी, जिसमें घुटने का हड्डियों का, जिसको क्षय बोलते हैं, हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती है, उससे भी हम जो है वो बच सकते हैं। एक और सवाल आया है, व्हाट आर सम बेसिक थिंग्स दैट वन कैन डू हेल्प देयर नीज। वही अगेन सेम सवाल जो है वो काफ़ी लोगों के आ रहे हैं कि ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ है। तो बेसिक चीज़, सबसे पहली चीज़ जो है वो है अपने वजन पे कंट्रोल रखें, लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, कम से कम आधे घंटे का वॉक सुबह शाम जो है वो ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज कौन सी करना चाहिए, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, गलतफहमियां हैं लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेडमिल पे चलने से घुटने डैमेज हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड करता है, हम बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे नहीं दौड़ें, क्योंकि हमारी मसल्स एक आम आदमी की उतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि हम वो ट्रेडमिल की स्पीड को ले सके। तो मॉडरेट स्पीड पे यदि हम चलते हैं तो ट्रेडमिल पे चलना और सरफेस पे चलना जो है वो सेम होता है। अच्छे प्रॉपर शूज़ पहने। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन होना चाहिए। हम लोग लिक्विड्स लेते रहें, पानी है, जूस है, नारियल पानी है, छाछ है, जो भी आपको उस समय अवेलेबल हो आपके पास,
हाइड्रेशन अच्छा हो, आधे घंटे वॉक करें, उससे हमारी घुटने की जो मांसपेशियाँ है जांग की, क्वाड्रिसेप्स जिसको हम बोलते हैं, जांग के पीछे की जिसको हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, उसमें टोन रहता है, वो घुटने को दिन भर सपोर्ट करती है, तो घुटने में वेयर टियर नहीं होता है। ये घुटने की दर्द को, वेयर टियर को और बीमारियों को प्रिवेंट करने का सबसे कॉमन, सबसे आसान और सबसे इसेंशियल जो है वो तरीका है। दूसरा पूछा है खड़े रहने में और चढ़ाव चढ़ने में प्रॉब्लम है। अगेन ये सबसे कॉमन जो होता है इसको बोलते हैं हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। जो नी कैप है हमारी, चढ़ाव चढ़ने में सारा बॉडी का वेट उस घुटने की कटोरी के ऊपर कंसंट्रेट हो जाता है और वो उसको वेट को ले नहीं पाती है। तो क्या मुझे अपने घुटने का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, ये पूछा है शेखर सिंह जी तोमर साहब ने। नहीं, ये बिल्कुल गलतफहमी है, भ्रांति है कि यदि दर्द हो रहा है तो उसका ऑपरेशन होना चाहिए, उसमें कोई दवा गोली लेना चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस टॉक का सबसे ज़्यादा यूज़ आप लोगों को इसी चीज़ में समझने के लिए लेना चाहिए कि घुटने के इलाज के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। उसमें दवाइयों का रोल, ऑयल का रोल, इसके बाद रेस्ट का कोई रोल नहीं है इसमें। कई बार इवन कुछ डॉक्टर्स भी एडवाइस कर देते हैं कि ज़्यादा मत चलो नहीं तो घुटना आपका डैमेज हो जाएगा। ये एब्सोल्युटली गलत है। हम लोग जितना चलते फिरते हैं, हमारा जो कार्टिलेज होता है घुटने के अंदर का, वो चलने फिरने से ही रीजनरेट होता है, वापस बनता है। तो यदि हम उसको मूवमेंट को यदि करते हैं तो वो कार्टिलेज फिर से बनता है और घुटने की लाइफ बढ़ती है। तो जैसा कि उनका सवाल था कि क्या मुझे ऑपरेशन करा लेना चाहिए, और उनकी उम्र है 28 साल, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नो। तो एनीवे, मेरा कहने का मतलब जो है वो ये है कि प्रॉपर एडवाइस लो और एक प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि जो दर्द का जो कारण है वो क्या है। ऐसी बहुत कम बीमारियां होती है जिसमें रिप्लेसमेंट की नौबत आए या दवाइयों की नौबत आए। बहुत सारे घुटने के जो दर्द होते हैं वो सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, एक्सरसाइजेस से, वेट कंट्रोल से और डाइटरी रेगुलेशन से ही जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। अगेन एक सवाल है, खड़े रहने में और चढ़ाव चढ़ने में दर्द होता है, वॉकिंग करे, 28 साल की है, स्पोर्ट्स करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, आई फेस नी पेन इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे, व्हाट शुड आई डू। ये धीरज सिंह जी का सवाल है। अगेन 28 साल की उम्र में यूजुअली कोई ऐसी आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं गठिया भाई, हम जिसको बोलते हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी आपको, क्योंकि ऐसी बीमारी होती है तो आप खेल नहीं पाते और आपके दूसरे भी सारे जोड़ जो है वो सूजे हुए होते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस, यदि वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस और कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विटामिन। तो जो वेजिटेरियन लोग रहते हैं उनके खाने पीने में विटामिन डी की और कैल्शियम की बहुत कमी होती है। तो मैं तो सनलाइट का हमारा एक्सपोजर जो है ब्लैक स्किन के साथ इतने टाइम के साथ हो भी नहीं पाता है, तो वो भी एक मिथ है कि सनलाइट से विटामिन डी मिल जाएगा। मैं उस चीज़ को नहीं मानता। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक चीज़ देखी है कि बहुत से लोग जो इन सब चीज़ों को लेते हैं उनका भी विटामिन डी लेवल हमेशा 10 से कम आता है। तो बेटर यही है कि हम विटामिन डी सप्लीमेंट लें। ओरल भी आते हैं, इंजेक्टेबल भी आते हैं। मैं पर्सनली स्पीकिंग इंजेक्टेबल्स को ही सपोर्ट करता हूं। साल में 1 या 2 इंजेक्शन 6 लाख यूनिट के एडल्ट यदि लेते हैं तो उनको सफिशिएंट विटामिन डी मिल जाता है, जो कि उनके मसल्स को, इंक्लूडिंग हार्ट के मसल, नर्व्स को, बोन्स को, जॉइंट्स को, कार्टिलेज को, सबके लिए सफिशिएंट होता है। और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और कैल्शियम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मकान और इसके लिए सीमेंट जरूरी है, हमारी बॉडी की हड्डियों के लिए सीमेंट का जो काम करती है वो कैल्शियम करती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है नॉर्मल फंक्शन के लिए हमारे बॉडी के, नॉट ओनली घुटने के। ऑफ कोर्स घुटना एक वेट बियरिंग जॉइंट है, सुपरफिशियल जॉइंट है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, अनस्टेबल जॉइंट है नेचुरली, इनहेरेंटली। तो उसमें इन सब चीज़ों की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और सवाल है विपुल जी, लेडीज़ में घुटने की प्रॉब्लम की क्या वजह है? ये सबसे रिलेवेंट सवाल है नीलिमा जी का, नीलिमा जी शुक्ला। तो इसको यदि हम एलैबोरेट करें 2-3 मिनट, तो लेडीज़ में क्या होता है, एक तो प्रेगनेंसी की वजह से और फीडिंग की वजह से जो कैल्शियम की उनकी जो डिमांड्स होती है वो हाई होती है, क्योंकि उनका वो जो कैल्शियम और विटामिन डी होता है वो बच्चे को भी सप्लाई होता है उस दौरान। तो उनके बॉडी के जो रिजर्व्स होते हैं, कैल्शियम बैंक जिसको मैं बोल सकता हूँ, जो कि हमारी हड्डियाँ होती है, लीवर होती है, मसल्स होती हैं, वो हमेशा डिप्लीटेड होती हैं। स्पेशली वेजिटेरियन लोग जो होते हैं, तो उनको ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से
ऑस्टियोमलेशिया जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, वो प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से हड्डियां जो होती है गोल हो जाती है, जिसको हम बोइंग बोलते हैं या वेरस डिफॉर्मिटी हम लोग टेक्निकली बोलते हैं। तो लेडीज़ में स्पेशली ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और उसी वजह से कॉन्ड्रोमलेशिया जिसमें नी केप या पटेलर पेन जिसको हम बोलते हैं, और इन सब चीज़ों को सिंपल डाइटरी मॉडिफिकेशन से, विटामिन डी, कैल्शियम, नी की एक्सरसाइजेस और सबसे इम्पॉर्टेंट वेट लॉस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वॉकिंग, इन सब चीज़ों से हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होने का एक दूसरा कारण और भी है, वो है जेनेटिक। इसका एक जीन होता है जो लेडीज़ से लेडीज़ में ट्रांसफ़र होता है। तो लेडीज़ में एक वो कारण भी, कॉमन कारण जो है वो माना जाता है। जो बोइंग होती है ओल्ड एज में, आपने देखा होगा कई लोगों के घुटने गोल हो जाते हैं जब वो चलते हैं, तो पूरी बॉडी को ऐसे साइड में स्विंग करके चलते हैं अपनी, क्योंकि उनकी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस तरह से हो जाती है कि उनकी पूरी बॉडी के वेट को स्विंग करके और आगे बढ़ने के लिए बॉडी को यूज़ करना पड़ता है। घुटने की कौन सी इंजरीज है जिससे दर्द हो सकता है, विपुल जी द्विवेदी का सवाल है। ये अगेन बहुत रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि घुटने में हर चीज़ पेन नहीं करती है। सबसे कॉमन जो दर्द होता है लिगामेंट इंजरीज का होता है, उसमें भी कोलेटरल लिगामेंट्स जो होते हैं उनका पेन ज़्यादा होता है। अंदर क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं जो कि नी की फंक्शन के लिए। ये जो हाई वेलोसिटी स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, फुटबॉल, क्रिकेट, जिसमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, या वेहिकुलर एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें बहुत कॉमनली होती है। आपने भी सुना होगा ACL टीयर हो गया, मतलब क्रूशिएट लिगामेंट टीयर हो गया। उसमें पेन नहीं होता है पर घुटना जरूर डैमेज हो जाता है। तो ये जो लिगामेंट इंजरीज होती है कोलेटरल्स और इनकी, उसमें पेन होता है। जैसा उन्होंने पूछा किससे पेन होता है, कार्टिलेज इंजरीज में भी पेन हो सकता है यदि वो डीप है तो, क्योंकि सबकॉन्ड्रल बोन, हड्डियाँ एक्सपोज हो जाती है, उससे दर्द होता है। और क्या घुटने के आर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है, ये एक सवाल है स्पर्श जी जैन का। अगेन एब्सोल्युटली रेलेवेंट आंसर, अगेन वेरी सिंपल, यदि आपने अभी तक सुना है तो। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत कम ऐसे घुटने के दर्द होते हैं जिसमें कि सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो भी लेट स्टेजेस में। द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रिमेन्स फिजियोथेरेपी, मतलब एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज पे मैं 2-3 मिनट यदि लूँ आपके, तो घुटने की एक्सरसाइज में बेसिकली जो होती है 3-4 टाइप की अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। जो सबसे पहली है सिंपल वॉकिंग। वॉकिंग में भी अलग अलग स्पीड पे कर सकते हैं आप। सिंपल वॉक होता है ट्रेडमिल या ग्राउंड पे, फास्ट वॉक हो सकता है। अगेन आपकी वेट, एज, उसके हिसाब से आप ये डिटरमिन कर सकते हो कि आपको किस ढंग से वॉक करना है। साइकिलिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगेन स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर नी। इसके बाद जैसा कि अभी मैंने बताया, वेट के जो एक्सरसाइज होती है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, मैं इस एक्सरसाइज को हमारी बॉडी के लिए प्राण वायु जैसा मानता हूँ। घुटने के लाइफ के लिए और दर्द को कंट्रोल या घुटने की किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज गूगल पे भी काफ़ी दी हुई है, आप देख सकते हो। घुटने की कटोरी को टाइट करके खींचना है, 10 सेकंड रोकना है और फिर ढीला छोड़ देना है। ये कम से कम 10-10 मिनट सुबह शाम यदि कोई करता है तो मेरा ये मानना है कि आप कम से कम अपने घुटने की लाइफ को जो है वो लंबे समय तक बढ़ा सकते हो। जैसे हम प्राणायाम करके और हमारी लाइफ को काफ़ी लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं, तो हमारे घुटने के लिए एक प्रकार की प्राणायाम में इसको बोल सकता हूँ आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है ये। बहुत सारी लेडीज़ के आगे एक एज के बाद ज़्यादा स्टेयर्स नहीं क्लाइंब कर पाती हैं, साथ में उन्हें खड़े रहने पर लेग स्वेल हो जाते हैं। अगेन एक सवाल है, ये एज की वजह है या कोई? हाँ, अगेन एक सवाल है वही स्पेशली लेडीज से रिलेटेड, कि हम लोग एक उम्र के बाद चढ़ाव नहीं चढ़ पाते हैं, चढ़ते हैं तो बहुत दर्द होता है, खड़े रहना पड़ जाता है। तो ये क्या उम्र की वजह से होता है या और कोई बीमारी है? तो अगेन कॉजेज़ जैसा कि मैंने बताया, नंबर 1 कॉज यदि मैं कुछ मानूंगा तो वो है ओवरवेट, ओबेसिटी। नंबर 2 ओबेसिटी की वजह से और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से मसल टोन, जो हमारी जो मांसपेशियाँ रहती है उसमें टोन कम होता है। यदि मसल्स यदि वीक होगी तो आपकी बॉडी को लिफ्ट कैसे करेगी चढ़ाव पे? बहुत सिंपल है। चढ़ाव पे जब हम एक पैर रखते हैं तो वो पैर जो रहता है बॉडी वेट लेता है और दूसरे पैर को हम आगे बढ़ाते हैं। वो पैर जब हवा में रहता है तो सारा बॉडी वेट उस समय एक पैर पे आ रहा है। तो आपकी मसल यदि स्ट्रांग होगी तभी वो आपकी बॉडी को लिफ्ट करेगा, जैसे लिफ्ट आपको ऊपर ले जाती है। तो आपको ये चीज़ इमेजिन करना चाहिए कि आपकी जो मसल है वो आपकी बॉडी की लिफ्ट है, जो आपको चलाती है, आगे पुश करती है, चढ़ाव चढ़ाती है, सारे मूवमेंट करती है। तो यदि हमारी लिफ्ट में यदि पावर नहीं है तो लिफ्ट आपको ऊपर कैसे लेके जाएगी? मैं अगेन बार बार इस सिंपल चीज़ों को इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ क्योंकि इस टॉक के थ्रू में कोई भी दवाई गोली को, ऑपरेशन को,
रेकमेंड नहीं करना चाहता। सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वेट कंट्रोल, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, इट रिमेन्स द मेन स्टे ऑफ माई टॉक। मेरे इस कन्वर्सेशन का जो मेन फोकस है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं और फिर वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर ये एक विशियस ट्रैप हो जाता है। वो वजन इतना बढ़ जाता है कि आदमी सच में उठ के नहीं चल पाता, चलता है तो सांस फूल जाती है, बिना दर्द की गोली उठे वो बाथरूम नहीं जा सकता। तो पहले तो हम वो नौबत नहीं आने दें, और यदि वो नौबत आती है तो भले ही पेन किलर लेना पड़े, ऐसा नहीं कि नहीं लेना पड़ती है, बट हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जितनी जल्दी हो सके हमारी बॉडी को मूवमेंट में लेके आएँ। एक और सवाल है कि मेरे घुटने में केचिंग होती है और कुछ साउंड आता है और उस समय कुछ सेकंड के लिए मैं इसको हम लोग नी स्नैपिंग भी बोलते हैं, नी लॉकिंग भी बोलते हैं। उसको शायद देखना पड़ता है कि किस वजह से ये हो रहा है। यूजुअली ये मसल टोन कम होने की वजह से होता है, जिसको हम लोग स्नैपिंग बोलते हैं। एक और सवाल है प्रांजल जी माटा साहब का, कैन वी डू स्क्वाटिंग एक्सरसाइज डेली टू कीप आवर नी इन गुड हेल्दी कंडीशन। ये बहुत कॉमन और बहुत अच्छा सवाल है। हम स्क्वाटिंग मतलब पालकी लगा के बैठ सकते हैं, जैसे हम वज्रासन में भी बैठते हैं, और इंडिया में हम लोग पालकी लगा के पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, अधिकतर चीज़ें करते हैं, या कुछ लोग नमाज भी पढ़ते हैं इस पोजीशन के अंदर। तो ये सभी काम जो है करने में कोई हर्ज नहीं है, प्रोवाइडेड कि हम लोगों के मसल टोन अच्छे हो, रेगुलरली हम कर रहे हैं, ओबीज नहीं हो, और हमको प्राइमरीली घुटने की आर्थराइटिस की डिसीज़ नहीं हो, क्योंकि वो आर्थराइटिस की यदि डिसीज़ है, गठियाबाई जिसको मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल दर्द को हम आर्थराइटिस नहीं बोलेंगे। आर्थराइटिस से मेरा पर्टिकुलरली मतलब जो है गठियाबाई से, जिसको हम रोमेटाइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें घुटने की झिल्ली के थ्रू जो ऑयल सिक्रेट होता है उसमें सूजन आती है और वो घुटने को डैमेज कर देती है। मैं उस डिसीज़ की बात नहीं कर, नॉर्मल लोगों को जो एज की वजह से आर्थराइटिस होती है। तो प्रांजल जी आप बिल्कुल स्क्वाटिंग की पोजीशन में हर एज में बैठ सकते हैं। हम लोग देखते हैं कई हमारे ऋषि मुनि जो है घंटों बैठ के 8-8, 10-10 घंटे पूजा पाठ भी करते हैं, तपस्या करते हैं। आज भी कई लोगों को मैं देखता हूँ घरों में, हमारे भी पेरेंट्स घंटों स्क्वाटिंग की पोजीशन में बैठते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि स्क्वाटिंग की पोजीशन में बैठेंगे तो घुटने डैमेज हो सकते हैं। कब? जब आप ओबीज हो, ओवरवेट हो और दिन भर बैठिए और कोई एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो। यूजुअली जो लोग इतना बैठते हैं वो दूसरी एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वो उसमें उनको इतनी तकलीफ नहीं होती। फिर एक और सवाल है खुशी अग्रवाल जी का, डू यू हैव वन नीड टू लिमिट एनी एक्टिविटीज़, हाउ एंड विच। क्या हमको कुछ चीज़ों को जो है लिमिट करना पड़ता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस आप बहुत ओबीज और आपकी सांस फूल रही हो। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि यदि कोई एक्सरसाइज को शुरू करना चाहता हो स्टॉक के बाद या इससे मोटिवेट होके, तो चीज़ों को धीरे धीरे करें। ऐसा नहीं कि कल उठ के कोई 1 घंटे दौड़ के आ जाए, वो मसली सब फटीक हो जाएगी, इस प्याजम में चली जाएगी। और यदि हम चालू भी करते हैं तो प्रॉपर तरीके से करें, पहले वार्म अप करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ी हाइड्रेशन, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, और धीरे धीरे बिल्डअप करें, डिस्टेंस भी और स्पीड भी, दोनों चीज़। यदि हम इसको धीरे धीरे यदि करते हैं तो वो हमारे मसल्स को और घुटने को डैमेज नहीं करती है, और वो हमको ज़्यादा फायदा देता है। एक और सवाल है वरुण जी का, फुल डे वर्क करने के बाद रात में 8 बजे के बाद भी पेन स्टार्ट हो जाता है, उसका क्या रीज़न है? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। यदि हम सुबह से निकले हैं 8 बजे तक हम बैठे हुए हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मसल टोन हमारा 0 हो गया है, हम बड़ी मुश्किल से किसी व्हीकल से घर पहुँचे, मतलब मसल लोड ही नहीं हुई है, मसल का टोन एकदम 0 है। अब हम जब खड़े होंगे तो हमारा जो बॉडी वेट है वो हमारे पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर, जिसको मैं बोलता हूँ लिगामेंट्स पे, कार्टिलेज पे, मसल्स पे जब आएगा बॉडी वेट, तो वो नेचुरली पेन करेगी। और स्पेशली यदि वेट भी ज़्यादा है तो वो पेन करेगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था हेल्थ ब्रेक, यदि आप हर 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच आउट करें, खड़े रहें, घुटने को शेक करें, घुटने की कटोरी पटेला जिसको हम बोलते हैं उसको 5-7-10 बार टाइट लूज करें, तो वो जो है ये पेन नहीं होगा। अगेन एक सवाल है और प्रांजल जी का, हम घर की कौन सी अबाउट द केयर ऑफ द जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशली नी जॉइंट लाइक सम ऑयल जॉइंट रिप्लेसमेंट जॉइंट पेन इश्यूज प्लीज़ गाइड वेरियस। हाँ, तो उनका ये कहना है कि कुछ सिंपल रेमेडीज़ जो हैं वो हम लोग जो है वो होम रेमेडीज़ भी और एक्सरसाइज भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आती रहती है इस टाइप, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आती है, जिसमें ऑयल और कुछ जड़ी बूटी और ये इसका क्या रोल है, एंड व्हाट स्टेज जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ क्यूरेबल विद दीज ऑयल्स। हाँ, ये बहुत ऐसा कोई ऑयल और कोई मल्लम और कोई क्रीम नहीं आती, कोई दवाई नहीं आती। जैसा मैंने बोला, अभी तक तो धरती पे ऐसी कोई दवाई मैंने नहीं देखी,
जिसमें कि उस दवाई को या ऑयल को लगा लेने से कोई जॉइंट पेन चला जाए, आर्थराइटिस ठीक हो जाए और उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा टेक होम मैसेज यदि मेरी तरफ से है तो है वेट को कंट्रोल रखो, एक्सरसाइजेस करो, रेगुलरली एक्सरसाइज करो और हेल्दी डाइटरी हैबिट्स रखो, लाइफस्टाइल जो है अपनी वो एक्टिव रखो। लाइफ इज़ मोमेंट, मोमेंट इज़ लाइफ, दिस शुड बी द स्लोगन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो वेरी मच।